हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। हम आज समझेंगे वर्कशीट 30 जो कि चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। हमारा आज का मेन टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव में उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बनता है, वह उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि भोजन का पाचन आदि। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल भी लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं, बनते रहते हैं। समय समय पर इन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वह एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं, सभी में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। यदि हम एक कोशिकीय जीवों को देखें तो वह अपने शरीर की सतह से ही जल में अपशिष्ट पदार्थों को विसरित कर देते हैं। जैसे हमने अमीबा के केस में पढ़ा था, अमीबा अपनी स्किन से ही अपने अपशिष्ट पदार्थों को जल में विसरित कर देता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंगों के द्वारा एक विशिष्ट तंत्र, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, बना होता है, जिसके द्वारा ही शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर किया जाता है। अब हम देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र किस तरह कार्य करता है। बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालना होता है। हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क मतलब 2 किडनियां, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये बीन जैसी शेप है, ये किडनियां हैं, जो रेड कलर की शेप हमें दिखाई दे रही हैं। ये जो वाइट ट्यूब किडनियों से लेकर मूत्राशय तक आ रही हैं, इनको मूत्रवाहिनी, ये जो स्ट्रक्चर है मूत्राशय, और ये मूत्रमार्ग होता है। वृक्क हमारे रीढ़ की हड्डियों की दोनों तरफ हमारे पेट में होते हैं। मूत्रवाहिनियाँ, जब वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण होता है तो उस यूरिन को वृक्क से, किडनी से कलेक्ट करके मूत्राशय तक लाती हैं। मूत्राशय उस यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है तो मूत्रमार्ग के द्वारा उस मूत्र का निष्कासन शरीर के बाहर कर दिया जाता है। बच्चों, हमारे शरीर में मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य ही हमारे रक्त से यूरिया व यूरिक अम्ल को छानकर बाहर निकालना होता है। हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ, मेन वेस्ट मटेरियल भी यूरिया और यूरिक एसिड ही होते हैं। अब हम समझते हैं वृक्क के अंदर कौन सी इकाई वृक्क का निर्माण करती है और वृक्क के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, मतलब इसकी कार्यात्मक इकाई होती है। उस कार्यात्मक इकाई का नाम वृक्काणु या नेफ्रॉन है। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन है और ऐसे बहुत अधिक संख्या में नेफ्रॉन हमारी किडनियों के अंदर होते हैं। किडनी ही, वृक्काणु ही ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। एक बार हम समझते हैं कि किस प्रकार इनमें ब्लड एंटर होता है और कैसे फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन वृक्काणु के अंदर होता है। सबसे पहले रक्त केशिकाओं द्वारा अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो आप एक कप जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस नेफ्रॉन का मुख्य भाग है। इसको यहाँ पर हमने जूम करके दिखाने की कोशिश की है। जब रक्त यहाँ से एंटर करता है
तो ये जो रक्त धमनी है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जहाँ से रक्त बाहर निकलता है ग्लोमेरुलस से उसकी चौड़ाई कम है। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण ग्लोमेरुलस के अंदर अधिक दबाव बन जाता है और अधिक दबाव बनने से ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ जैसे या जो भी विलेय पदार्थ हैं वह नीचे की तरफ छन जाते हैं, नीचे की तरफ इस ट्यूब्यूल में निकल जाते हैं। जब यहाँ फिल्ट्रेशन होता है तो इसमें जल, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, जल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्लड से फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन जब ये नीचे की तरफ इसमें फिल्टर हुई चीज पदार्थ इस डक्ट में गमन करते हैं तो इनका पुनः शरीर में अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, जल ये तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। यदि जल शरीर में से निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो शरीर में जल की मात्रा को बैलेंस रखने के लिए इनका दोबारा ब्लड से पुनः अवशोषण हो जाता है और केवल जैसे पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन या यूरिया आदि को इन कलेक्टिंग डक्ट्स में भेज दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं संग्राहक वाहिनी है। जिस तरह से ये एक नेफ्रॉन से यहाँ पर जुड़ी हुई है, ऐसे ही एक नेफ्रॉन यहाँ, एक नेफ्रॉन यहाँ, कोई नेफ्रॉन यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन इस संग्राहक वाहिनी कलेक्टिंग डक्ट में आकर जुड़ते हैं और ये सभी नेफ्रॉन का वेस्ट मटेरियल मीन्स यूरिन कलेक्ट करती है और लास्ट में जाकर आपकी मूत्रवाहिनी में जुड़ती है और वहाँ से फिर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुँचता है और मूत्राशय के द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है। अभी हमने जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझी डायग्राम के द्वारा, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को वोमन संपुट में धकेलता है। जैसा हमने पहले पढ़ा, जब यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से निकलता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण उसमें विलेय सारे शुद्ध या अशुद्ध जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो भी, जो हानिकारक नहीं है वो भी सारे फिल्टर हो जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब जाली होती है जिसके कारण ये नीचे फिल्टर हो जाते हैं। तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहां ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, जल आदि का पुनर्अवशोषण हो जाता है। इसके चारों तरफ हमारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब के चारों तरफ। इनमें से दोबारा जो भी हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, जिनकी कमी हमारे शरीर में ना हो जाए, इसलिए उनको जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण आदि को दोबारा से अवशोषित कर लेती है। जबकि ब्लड से इसी केशिकाओं से इसमें जैसे पोटेशियम आयन या फिर अमोनियम आयन मूत्र में दोबारा मिल जाते, सीक्रीशन हो जाता, ब्लड से यूरिन में चले जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करके जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। जल का, यदि जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये भी हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक एसिड और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है, येलो कलर का रंग जिस वर्णक के कारण होता है, ये सारी चीज़ें मूत्राशय में पहुंचती हैं और मूत्राशय से बाहर कर दी जाती हैं। जब ब्लड से हम हानिकारक चीज़ें जैसे यूरिया, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, यूरिक एसिड आदि फिल्टर हो जाते हैं, उसके बाद मूत्र का निष्कासन की प्रक्रिया होती है। देखिए, जब मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्राशय में ये कुछ समय तक के लिए भंडारित रहता है, स्टोर रहता है, टेम्परेरी, और जब ज़रूरत होती है तब मूत्र मार्ग द्वारा इसे शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वह शरीर के बाहर कर दिया जाता है। बच्चों, हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा मानव उत्सर्जन तंत्र, उसी के आधार पर यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक कोशिकी जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? तो हमने वीडियो में सबसे शुरू में ही स्टार्टिंग टॉपिक हमारा यही था, एक कोशिकीय जीव विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य करते हैं। सेकंड, बहुकोश के जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है?
एक कोश के सिंपल अपनी स्किन के द्वारा विसरण करते हैं और बहुकोश के जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं और एक विशिष्ट तंत्र जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं उसके द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई वृक्काणु मीन्स नेफ्रॉन होती है। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है? अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब वेरी माइन्यूट फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? वोमेन कैप्सूल वोमेन संपुट के अंदर होता है। लास्ट क्वेश्चन इज मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस वीडियो को देखकर आप बड़ी आसानी से मानव उत्सर्जन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेल लेवल डायग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र। इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जान चुके होंगे। यदि यह वीडियो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वह भी मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।